हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन मेडिकल स्टडीज। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हुए हैं। इस चैनल पर हमने इससे पहले भी बहुत से मेडिकल लेक्चर्स थे वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर डाल दिए गए हैं, और साथ ही हम बहुत सी लाइव स्ट्रीम भी जो है चैनल पर डेली बेसिस पर कर रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा जो टारगेट है वो 10 के सब्सक्राइबर का है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज वालों के साथ, सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मूव ऑन टू द टॉपिक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ये या तो पूछा जाएगा कि राइट अबाउट द मलेरिया एंड प्रिक्वेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि राइट मॉस्किटो बोर्न डिसीज, राइट अबाउट मॉस्किटो बोर्न डिसीज। इस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाला है मलेरिया के ऊपर। मलेरिया क्या है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, वायरसेस हो गए। वैसे ही प्रोटोजोआ होता है एक प्रोकैरियोटिक होता है, जो कि होता है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंगल सेल का होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये होती है वेक्टर बोर्न डिसीज, जो कि खुद से एक इंसान से दूसरे इंसान, एनिमल तक ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो इसे ट्रांसफर करने के लिए जरूरत पड़ती है किसी व्हीकल की या फिर कैरियर की, जो कि इसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सके, ताकि कोई इसे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा सके, ताकि ये अपनी वहां पर जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट कर सके और वहां पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। तो इसमें एज अ कैरियर और जो वेक्टर का रोल होता है वो कौन प्ले करता है? वो प्ले करता है फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो। रोल प्ले करती है वेक्टर का या फिर व्हीकल का, जो कि प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम होता है उसको एक इंसान से दूसरे इंसान की बॉडी तक पहुंचाती है और उसके अंदर डिजीज को क्योज कर देती है। देखिए, जैसे डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है फीमेल एनाफोलिस। इसी के कारण जो मलेरिया होता है वो क्योज होता है। और ये नेक्स्ट डायग्राम आपको दिख रही है, ये इसके लार्वी है, और ये मेल मॉस्किटो है, मेल एनाफेलिस है। तो जो ये मेल मॉस्किटो होता है ये ब्लड सेटिंग नहीं करता है, खून नहीं पीता है, ये लार्व के एक्टिव पे ही जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो जो मलेरिया होता है वो क्योज किसके कारण होता है? फीमेल एनाफेलिस के कारण। याद रखना, मलेरिया का जो कारण होता है क्योज करने का वो फीमेल एनाफेलिस ही होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्पेसिस ऑफ द प्लाज्मोडियम, मतलब कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की स्पेसिस होती है जो कि प्लाज्मोडियम को जो रखती है क्योज करती है। सबसे पहले नंबर पे आती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड नंबर पे आती है प्लाज्मोडियम मलेरिया, थर्ड आती है प्लाज्मोडियम ओवेल, नेक्स्ट आती है प्लाज्मोडियम फेल्सीपोरम, प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो ये 5 मोस्ट कॉमन स्पेसीज है प्लाज्मोडियम की जो कि मलेरिया को क्योज करती है। याद रहेगा आप लोगों को, और भी स्पेसीज होती है जो कि क्योज करती है, बट ये 5 क्या है? मेन स्पेसीज है। ठीक है, अगर आप इसको समझ में नहीं आ रही है चीजें ऐसे, तो आप कह सकते हो कि ये सारी की सारी क्या है? अलग अलग टाइप्स की वेराइटी है प्लाज्मोडियम की। ये पांचों टाइप्स के अलग अलग वेराइटी के प्लाज्मोडियम हो सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। इनमें से जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपोरम होता है वो सबसे ज्यादा सीरियस मलेरिया जो होता है वो क्योज करता है। ये किस चीज को क्योज करता है? मलेजियंट टर्टेरियन मलेरिया को क्योज करता है। तो सबसे ज्यादा सीरियस मलेरिया कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपोरम, याद रखिएगा। चलिए, बात हो गई टाइप्स की और इसके डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसकी बॉडी कौन कौन सा सिम्टम्स जो रहेगी वो शो करेगी। तो सिम्टम्स में सबसे पहले आएगा हेडेक हो सकता है उसको, सेकंड आएगा चिल्स हो सकती है। चिल्स मतलब कि कपकपाहट आएगी बॉडी के अंदर, शरीर में कपकपी जो रहेगी वो लगी रहेगी। नेक्स्ट फीवर तो होता ही होता है, मलेरिया में बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है। अगला है ड्राई कफ, मतलब सूखी खांसी चलेगी। ड्राई कफ बट कुछ केसेस में आ सकता है। बट नेक्स्ट सिम्टम है पेन एंड फटीग, ये तो बहुत ही कॉमन है। अगर मलेरिया होगा तो बॉडी में फटीग, थकावट सी लगेगी और साथ ही पेन भी होगा, क्योंकि ये आरबीसी को अफेक्ट करता है। ये रेड ब्लड सेल्स को क्या कर लेता है? खा लेता है, जिससे क्या होगा? प्लाज्मोडियम जो होता है वो लिवर को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देता है। तो ऐसे केस में पेन और थकावट होना बहुत ही कॉमन है मलेरिया के केस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है नोजिया। नोजिया होगा, नोजिया मतलब क्या होता है? वोमिटिंग की फीलिंग होना, आपको ऐसा लगेगा जैसे बार बार कि आपको उल्टी होने वाली है। नेक्स्ट है इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, क्योंकि इसका मेन जो ऑर्गन होता है, लीवर जो होता है ये इसका मेन प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन ऑर्गन होता है मलेरिया का। लीवर में ही जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है। तो जो लीवर की साइज रहती है वो नॉर्मल से बड़ी हो जाती है, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। वोमिटिंग भी हो सकती है। अगला है कंफ्यूजन आर कॉमन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? तो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, जो आरबीसीज होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब अगर आरबीसीज की जो काउंटिंग होगी बॉडी में कम हो जाएगी, आरबीसीज नहीं रहेगी, तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहेगी बॉडी की वो भी कम हो जाएगी। अब जब बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता अगर कम हो जाएगी तो ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण से कंफ्यूजन दिखाई दे सकता है पेशेंट में।
नेक्स्ट आता है नेक्स्ट सिम्टम माइल्ड एनीमिया। अब एनीमिया क्या होता है? खून की कमी हो जाना पेशेंट की बॉडी में। वही सेम चीज आएगी इसमें, अगर आरबीसी डिस्टर्ब होंगे, आरबीसी कम होंगे, तो ऐसे केस में एनीमिया होना, खून की कमी होना भी बहुत कॉमन है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। अब अगर आरबीसीज कम होगी, आरबीसीज को अगर प्लाज्मोडियम ने खा लिया है, तो उनमें हीमोग्लोबिन भी नहीं रहेगा, तो ऐसे केस में खून की कमी होना भी बहुत कॉमन है। चलिए सिम्टम्स के बाद में अब देख लेते हैं हम इसके टिपिकल सिम्टम्स, जिसे क्या होता है मलेरिया में। तो सबसे पहले आता है अ कोल्ड स्टेज, जिसमें क्या होता है? शिवरिंग होती है। शिवरिंग मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कपकपाहट बॉडी में होती है, बहुत ज्यादा कपकपी जो शरीर में होती है वो चलती है। और साथ ही सेंसेशन ऑफ कोल्ड होती है, मतलब कि ठंड भी ज्यादा लगती है। अगर किसी को मलेरिया हुआ हो तो वो इस चीज को रिलेट कर सकता है, जैसे ठंड लगती है, बॉडी में कपकपाहट होती है, तो ये इसकी क्या होती है? पहली स्टेज होती है अ कोल्ड स्टेज, जिसे कहा जाता है। अगली स्टेज होती है अ हॉट स्टेज, मतलब कि बॉडी रिएक्ट करना चाहेगी उसके अगेंस्ट। तो इस स्टेज में क्या होगा? फीवर आ जाएगा। फीवर क्यों आएगी? फीवर इसलिए आएगी क्योंकि ऐसे टाइम पे बॉडी को लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरिजन बॉडी जो रहे वो एंटर कर चुकी है, तो उसे खत्म करना है। उसके लिए जो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो फाइट करते हैं उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जिसके कारण जो बॉडी होती है उसमें फीवर आ जाता है। ठीक है, तो बुखार आ जाएगा बहुत बहुत तेज। अगला सिम्टम्स होता है हेडेक, वोमिटिंग हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं। यंग चिल्ड्रंस में कॉमनली दिखाई देते हैं, मतलब कि दौरे पड़ सकते हैं बच्चों में। अब बुखार आने के बाद में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज आएगी स्वेटिंग स्टेज, मतलब स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। सो ये 3 स्टेज होती है जिससे पता चल सकता है कि पेशेंट को मलेरिया है या फिर कोई अलग बुखार है। ठीक है, ये सिम्टम्स कौन से थे? ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सिम्टम्स थे किसके? मलेरिया के। बाकी रिपोर्ट्स के थ्रू भी चेक करते डॉक्टर्स की मलेरिया है या नहीं। और नॉर्मली मलेरिया में क्या हो सकता है? जैसे कि हर एक दूसरे दिन बुखार आ सकता है, जिसे टिटेरियन पैरासाइट कहते हैं। और ये किस कंडीशन में होता है? जब फेल्सीफोरम का इन्फेक्शन होता है, वाइवेक्स का इन्फेक्शन होता है, या फिर ओवेल का इन्फेक्शन होता है। और थर्ड डे पे कब आता है बुखार? अगर मलेरिया की स्पेसीज है, मतलब प्लाज्मोडियम मलेरियाई की स्पेसीज है, तो थर्ड डे पे बुखार आएगा। अगर प्लाज्मोडियम मलेरियाई है बॉडी में, तब आएगा थर्ड डे पर बुखार। वहीं अगर प्लाज्मोडियम की स्पेसीज फाल्सीफोरम, वेवेक्स और ओवेल है, तो एवरी सेकेंड डे पर बुखार आएगा। ठीक है, तो दूसरे दिन अगर बुखार आता है तो उसे कहते हैं टर्जन, और तीसरे दिन अगर बुखार आता है तो उसे कहते हैं क्वार्जन। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं मलेरिया के। तो सबसे अच्छा मलेरिया को रोकने का प्रिकॉशंस जो होता है वो होता है भाई कि वाटर को इकट्ठा ना होने दो। जो पानी होता है वो एक जगह पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि उससे ज़्यादा मच्छर आते हैं और मच्छर से ही जो मलेरिया होता है वो फैलता है। तो कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना रहे, जैसे कि आपके स्कूल्स हो गए, गार्डन हो गए, या फिर प्लेग्राउंड्स हो गए, कैंपस हो गए, कोई सी भी ऐसी जगह जहाँ पर मच्छर आसानी से अपने आप को ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ग्रो कर सके, ऐसी जगहों पर पानी को इकट्ठा ना होने दे। तो पानी क्या है? पानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मच्छर जो होता है वो अपने बच्चे देता है, अपना लार्वा देता है, और यहीं पर वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 3 और उससे अधिक। तो अगर पानी नहीं रहेगा तो उनकी जो रहेगी वो ब्लीडिंग रुक जाएगी, उनकी जो ब्रीडिंग रहेगी वो रुक जाएगी, और आगे मच्छर नहीं पैदा होगी। नेक्स्ट प्रिकॉशन आती है, आप केरोसिन स्प्रिंकल कर सकते हो। जहाँ पर भी पानी है, ड्रेन है, वहाँ पर आप केरोसिन को स्प्रेड कर सकते हैं। केरोसिन क्या करता है? केरोसिन जो होता है वो लार्वा को मार देता है। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं? मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज कर सकते हैं, बेड नेट्स यूज कर सकते हैं, और स्क्रीनिंग भी यूज कर सकते हैं, जहाँ जिससे जो मच्छर है वो अंदर ना आ पाए। इन सब का मतलब वही होता है, जैसे ऑल आउट या फिर मच्छरदानी वगैरह आती है ना, वो सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटोस। लोशंस भी आते हैं जिससे कि मच्छर जो रहते हैं वो स्किन पे नहीं आते हैं, स्किन पे कट नहीं लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब आपको लगे कि ऐसा सीजन चल रहा है, ये इन लोगों का टाइम चलता है मच्छरों का, तो उस टाइम पे आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं मॉस्किटो से। और अगर आप मॉस्किटो से प्रिवेंशन करेंगे तो आप मलेरिया से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि सैनिटेशन है, वाटर है, ड्रेनेज है, मतलब कि इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि सैनिटाइजेशन करेंगे और वाटर को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देंगे। तो अगर आप इन चीज़ का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो जो मलेरिया के मच्छर रहेंगे वो नहीं पनपेंगे, और उससे जो उनकी ब्रीडिंग रहेगी वो रुक जाएगी, जिससे उनकी ग्रोथ जो रहेगी वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट प्रिवेंशन आती है चेंज द वाटर इन कूलर, मतलब आपके कूलर में ज़्यादा टाइम से पानी भरा हुआ है तो उसको आप चेंज करते रहें एवरी वीक, एंड कीप्स आई इफ लार्वा इज देयर और नॉट, और देखते रहे कि उसमें लार्वा आ तो नहीं गए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें।
और जहां पर भी पानी दिखे वहां साइड छिड़क सकते हैं, जो कि मच्छर के लार्वा को मारने में काम करती है। डीडीटी छिड़क सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। तो द टाइप ऑफ ड्रग एंड द लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन, कुछ सिचुएशन में डिपेंड करते हैं कि कौन से टाइप्स के हम ड्रग देंगे और कितना जो लेंथ रहेगी ट्रीटमेंट की, कितने लंबे समय तक चलेगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है विच टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट यू हैव, मतलब कि कौन से टाइप का मलेरिया का पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट जो रहेगा वो रहेगा। देन सेकंड आता है द सीवियरिटी ऑफ योर सिम्टम्स, किस मात्रा में आपके जो सिम्टम्स है वो कितने घातक आपकी बॉडी को क्यों कर चुके हैं, कितने सिम्टम्स आपकी बॉडी शो कर दी, एक ये कंडीशन रहेगी। देन एक एज रहेगी कि अगर बच्चा है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा, ओल्ड एज है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट रहेगा, एंड अगर यंग है तो उस हिसाब से रहेगा। और अगर लेडीज है तो वाट एवर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कुछ अलग टाइप्स की ड्रग दी जाएगी, और अगर मेल है तो उसमें कुछ अलग टाइप्स की ड्रग दी जाएगी। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं ड्रग और लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट के कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। चलिए अब अगर हम बात करें कौन कौन सी मेडिसिन जो मोस्ट कॉमनली दी जाती है मलेरिया में, तो उनमें से सबसे पहले आती है क्लोरोक्विन, क्यूनाइन सल्फेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने अच्छे से डिस्कस करा है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हैं, और आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।